नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं टेस्ट एवोल्यूशन पेपर विद क्वेश्चन आंसर के साथ। इसमें 45 क्वेश्चन हैं। तो ये 45 क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं। 45 क्वेश्चन हैं, तो ये आपको काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको ऑटोमोटिव सेक्टर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो आप ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। तो आइए साथियों, अगर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके मेरे जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में ISO IATF इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर डॉक्यूमेंट चाहिए, रेडी डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपके कस्टमर की ऑडिट के अकॉर्डिंग, चेकशीट के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर प्रिपेयर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं आपसे। तो मेरे से व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। साथियों, ये कुछ हमारी ट्रेनिंग्स हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपकी कंपनी में रिजेक्शन लेवल काफ़ी बढ़ रही है, उसको कैसे रिड्यूस करें, तो MIS का एनालिसिस करके, एक्सेल का एनालिसिस करके हम काफ़ी कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसमें MS फार्मूला लगा के ऐसे हम बात करते हैं, PPM, DPMO, यील्ड, अवेलेबिलिटी, OE, परफॉर्मेंस। तो जिसके पास जो भी प्रॉब्लम्स है उसका क्वालिटी सर्कल, लीन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे टूल्स हैं आपके। ये 6 सिग्मा, इन सबको मेथड यूज करके हम आपकी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स हैं, ये काफ़ी ट्रेनिंग अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। साथियों, जैसे मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन है PPAP प्रोसेस रिक्वायरमेंट, यानी हम जो PPAP सबमिट करते हैं तो PPAP की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो इस PPAP को सबमिट करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो इसको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बताना है आपको 1 आवर से लेके 8 आवर की प्रोडक्शन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। वो प्रोडक्शन 800 पीस तो मिनिमम होने चाहिए, तब आपको PPAP को सबमिट कर सकते हैं। ये AIAJ का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि 4th एडिशन है, ये जून 2006 में रिलीज हुआ था, उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। उस स्टैंडर्ड से ये डाटा लिया गया है। पहले ISO नाम जाता, अब IATF के नाम से जाना जाता है। तो इस स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा इसमें बात करता है PPAP रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। तो इसके 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम ये समझते हैं। ये इनको एलिमेंट्स बोलते हैं और डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 18 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं बेसिकली। तो जो लास्ट का डॉक्यूमेंट्स है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में क्या होता है? टूलिंग, है ना, जो टूल के क्या ड्राइंग है, क्या आप टूलिंग फ्रैक्चर कैसे करेंगे, टूल PM कैसे करेंगे, टूल मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, बेसिकली टूल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। पैकिंग फॉर्मेट मांग सकते हैं, आपका प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान मांग सकते हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपसे जो भी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कोई सर्टिफिकेट मांग लिया, कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट मांग लिया, या अलग से कुछ अदर एडिशनल कुछ मांग लिया आपसे, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो वो अदर रिक्वायरमेंट में आती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आती है। तो ये 18 डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे फिल करते हैं, सारे आपको पता होना चाहिए। दूसरा है जो भी आपका सप्लायर, यानी जो आपको सप्लायर होता है, हम जो कस्टमर का सप्लायर हो गया, कस्टमर जहाँ से पार्ट खरीदता है वो सप्लायर है, और जो कस्टमर जहाँ को देता है, किसी को बेचता है, वो कस्टमर कहलाता है। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, कब इसको सबमिट करते हैं? तो कुछ चेंजेज होता है, या कोई कॉस्ट रिव्यू करते हैं, या कुछ भी चेंजेस करते हैं, तब हम इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, न्यू पार्ट के लिए न्यू सप्लायर चेंज करते हैं। आप कोई कस्टमर का करेगा, सप्लायर चेंज करेगा तब करेगा, या आप किसी सप्लायर चेंज कर रहे हो तब भी करेंगे आप। तो एक्टिविटीज होती हैं ये। या कोई इंजीनियरिंग चेंज हुई है, या आपका कोई टूल था जो मोल्डिंग टूल या डाई कास्टिंग का टूल है, वो 1 साल से बंद पड़ा था, अगर वो उसको अब दोबारा से प्रोडक्शन आ गई उस पर, तब भी आपको PPAP सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं ये। इन सारी एक्टिविटी को आप कब कब फिल करेंगे, कब कब रिक्वायरमेंट होती है, तो ये PPAP की सबमिशन करने की रिक्वायरमेंट्स होती है। हम बात करते हैं लेवल की। तो ये 5 लेवल होती हैं। आपसे पूछा जाएगा लेवल कौन कौन से होते हैं? 5 लेवल होती हैं। तो जो फर्स्ट लेवल होती है उसमें पार्ट सबमिशन वारंट सबमिट करना जाता है कस्टमर के लिए, ठीक है, ओनली। और दूसरे में जब बात करते हैं तो पार्ट सबमिशन वारंट सैंपल्स एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा सबमिट द कस्टमर, कुछ लिमिटिंग सपोर्टिंग डाटा सबमिट करते हैं। और बाय डिफॉल्ट थर्ड लेवल में 18 डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, अगर कुछ नहीं मांगता है तो। चौथा लेवल होता है, चौथे लेवल में आपको कस्टमर कुछ स्पेशल
स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कोई कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका चौथे लेवल में। और पांचवा लेवल वो होता है जो कि आपका कस्टमर आपके एंड पे आके ऑडिट करता है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको आपको 5 लेवल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 5 लेवल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए डिटेल में बताने के लिए। तो आपको काफ़ी कुछ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो व्हाट इज द पीपअप सबमिशंस, पीपअप सबमिशन कैसे करते हैं, तो क्या डिटेल है उसकी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिटेल्स है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। फिर पूछेंगे क्या पीपअप मैंडेटरी है, इज पीपअप मैंडेटरी? यस, पीपअप मैंडेटरी है, क्योंकि जो गाइडलाइन बोल रखी है ऑटोमोटिव सेक्टर की, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हैं, उनकी गाइडलाइन है ए जो मैनुअल है, उस मैनुअल में दिखा रखा है स्पष्ट, उसके अकॉर्डिंग ये सबमिशन करना चाहिए। और इसका रिजल्ट क्या आता है, पीपीएफ का जब रिजल्ट पूछते हैं तो रिजल्ट आना चाहिए अप्रूव्ड होगा, या तो फुली अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप प्रोडक्शन को रन कर सकते हो, चला सकते हो। कुछ आएगा पार्शियल इंप्रूवमेंट्स, इसे बोलते हैं इंटरिम अप्रूवल्स। तो पार्शियल अप्रूवल हो गया कि आपने अप्रूवल तो कर दिया है, कुछ कंडीशन बेस्ड पे अप्रूवल किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है उनको सुधार करो और चलाओ प्रोडक्शन को। तो जब तक आप प्रोडक्शन को सॉल्व करेंगे और प्रोडक्शन को भी चला सकते हैं। एक होता है रिजेक्ट, आपका पार्ट रिजेक्ट, प्रोडक्शन रिजेक्ट कर दिया, अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया, जो आपने पीपअप सबमिट किया वो पूरा रिजेक्ट कर दिया, तो आपको पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, पूरा का जो कमी बताई उनको सुधारेंगे, फिर आपको फिर अप्रूवल के लिए री अप्रूवल के दिया जाएगा। जब री अप्रूवल पास हो जाएगा तब आपका सबमिशन पास होगा, तब आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका ये री अप्रूवल प्रोसेस होता है रिजेक्ट होने के बाद, फिर प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया, कुछ सर्विसेज हैं, ये आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, ये ट्रेनिंग्स हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीसीपी के यूज कब करते हैं। तो ये भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीसीपी कब यूज करते हैं, यानी कोई न्यू प्रोडक्ट है हमारा तब करते हैं, या कुछ रिवाइज हुई है स्पेसिफिक, क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन है, क्रिटिकल पैरामीटर है, जैसे फिट फंक्शन में कहीं इफेक्ट डालता है, उस क्रिटिकल पैरामीटर की हम एसपीसी और पीपीपी का करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज हैं तो इसको भी हम पीपीएफ के दौरान, एपीक्यूपी के दौरान, है ना, जो एपीक्यूपी करते हैं, पीपीएफ करते हैं, तब भी हम इसको एसपीसी की जाती है। अगर हमारा कोई प्रोसेस लॉन्ग चल रहा है, प्रोडक्ट लंबा प्रोडक्ट चलेगा, तो उस प्रोडक्शन के दौरान हम प्रोसेस परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस कितने समय तक चलता है, कितने लंबे समय तक चलता रहता है। तो कंटिन्यू पार्ट चलाते हैं, उसके दौरान हम पीपीएफ के जो पार्ट सबमिट करते हैं, तो इसमें पीपी के कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने कोई डायमेंशन, हमारा जो टॉलरेंस आ रही है 18.2 प्लस माइनस 0.2, तो जो मीन आया हमारा 18.2, इस मीन पे हमने प्रोडक्शन सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हमने जो प्रोडक्शन चलाया कंटिन्यू, जब तक हमारा आउट ऑफ रेंज नहीं जाता है तब तक प्रोडक्शन चलाते रहते हैं। तब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है, तो वो पूरी परफॉर्मेंस निकल के आती है, मशीन की प्रॉपर परफॉर्मेंस निकल के आती है, हमारी मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, तो वो सब एनालिसिस करते हैं। अगला आता है सैंपल सिलेक्शन कैसे करें। तो सैंपल सिलेक्शन करने का मेन रीजन होता है हमारा कि जैसे मैं बात करूं हमारी प्रॉब्लम कितनी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के आधार पे हम इसको सैंपल सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमारी कंपनी में हमने सैंपल चेक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा मिल रही हैं, हमने आधा घंटे में पीस चेक किए फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी हम और बढ़ा देंगे, आधा घंटे में 15-15 मिनट पर चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम 1-1 घंटे में प्रॉब्लम चेक कर रहे हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तो हम 2 घंटे पर चेक करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, और सैंपल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, सैंपल क्वांटिटी बढ़ा देंगे। और इसमें क्या करेंगे, जो आधा घंटे में हम चेक कर रहे थे 15 मिनट किया, तो फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, और सैंपल को हम क्वांटिटी कम कर देंगे। इसमें इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम जो पहले हर आधा घंटे में चेक कर रहे थे, ठीक है, तो हर आधा घंटे में चेक कर रहे, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी हमारी जो रहेगी वो 15 मिनट पे आ जाएगी, और सैंपल साइज हम कम कर देंगे। और जो 1-1 घंटे पे कर रहे थे अब तब भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो सैंपल साइज की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और प्रोडक्शन को हम जो टाइम को और बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, जो हम टाइम है उस पीरियड को सेट कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको एनालिसिस करते हैं। वैसे इसका ये फार्मूला भी दिया हुआ है, इस फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये है हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पे हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। तो सैंपल सिलेक्शन करने का तरीका एक ही याद रखना, अगर आपके प्लांट में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी चेक करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और सैंपल साइज कम करेंगे। अगर आपके चेकिंग की फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम कम मिल रही है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे
फ्रिक्वेंसी जैसे आपको हर घंटे में चेक करें तो उसको फ्रिक्वेंसी को 2 घंटे में करेंगे और सैंपल साइज की क्वांटिटी बड़ा कर देंगे। इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों ये कुछ दिया गया है कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारी सीपी 0.1 से कम है तो क्या होगा, जो आपके प्रोसेस करने में हैवी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, इसमें से सॉर्टिंग रिवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर 1.1 आ रही है, 0.1 आ रही है सीपी के, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हैवी प्रोसेस कंट्रोल और इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी सीपी 1.33 आ रही है, पीपीएम इतना बनेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्ट द इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन लेवल थी आपकी इससे थोड़ी सी कम इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। और सिलेक्शन कंट्रोल चार्ट का यूज कर सकते हो, कंट्रोल चार्ट के द्वारा आप कर सकते हो। अगर आपकी पीपी और एसपीसी 1.63 से अबव आ रही है तो आपका यहाँ पर चेकिंग पॉइंट स्टॉप कर सकते हो, चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल चार्ट के द्वारा ही आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल चार्ट से पता लग जाएगा आपका प्रोसेस कहाँ बिहेवियर कर रहा है। तो आपकी जितनी सीपी के अच्छी होगी उतना ही आपका अच्छा रहेगा, और जितनी एसपीसी आपकी कम रहेगी तो इंस्पेक्शन आपका रिवर्क होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सीट से यही आपको पता लग रहा है, ठीक है। तो ये सैंपल सिलेक्शन और ये इसी बेस पे ही डिपेंड है ये, ठीक है। तो ये आपका चार्ट दिया गया है, सीपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, इसका भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कितनी सीपी होगी, कितने लेवल पे आपका क्या रहेगा, ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लोकल एक्शन और एक सिस्टम एक्शन। देखो लोकल एक्शन लेंगे तो उसमें से 15% प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई हमारा टूल ओडी ओवर साइज अंडर साइज आ रही है, आपने टूल चेंज किया, ऑफसेट दिया, ये क्या लोकल एक्शन हो गए, आपके छोटे मोटे एक्शन हो गए। अगर आपको सिस्टम एक्शन लेते हैं, यानी ओडी ओवर साइज हो ही ना, उसके लिए आपने कोई ऐसा पोका होगा, कोई सेंसर लगा दिया जो कि आपका उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, तो ये आपके सिस्टमेटिक ऑप्शन हो जाते हैं। तो अगर कंट्रोल चार्ट की बात करें, कंट्रोल चार्ट में ये 2 लाइन होती हैं और 2 लाइन नीचे होती हैं। तो ये अपर स्पेसिफिक लिमिट, ये लोअर स्पेसिफिक लिमिट, ये सेंटर लाइन, बीच की लाइन, ये लोअर और ये लोअर है, ये लोअर, ठीक है। तो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। और ये हम बात करें आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कहीं इसका प्रकार से भी देखते हैं। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड, नीचे माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है। तो ये हमारा होता है प्लॉटेड डाटा, जो डाटा पॉइंट एवरेज डाटा रहते हैं उसका रेशियो बताता है कहाँ हमारा सिस्टम बिहेवियर कर रहा है, क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है और कैसे बिहेवियर कर रहा है, इसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेनिफिट ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट के क्या बेनिफिट हैं, जैसे हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर कंप्लेंट कम करने के लिए, और हायर क्वालिटी अच्छी होगी, लो कॉस्ट, जब हमारी रिजेक्शन कम होगी तो लो कॉस्ट रहेगी। तो इस प्रकार से आप बेनिफिट्स बता सकते हैं। हम कोर टूल की बात कर रहे थे, तो कोर टूल में आपका AIJ, FMEA, PPAP, APQP सारे कोर टूल हैं। जो AIJ के अगर ये ट्रेनिंग लेना चाहते हो आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ APQP की, APQP होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ये 5 फेजेज होते हैं इसमें। पहला फेज है प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है, फीडबैक एंड असेसमेंट, करेक्शन एक्शंस। तो ये सारे हमारे 5th एडिशन में आते हैं। इस प्रकार से अगर इसमें हम देखो मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका APQP मैट्रिक्स, ठीक है, और ये टीम फैसिलिटी स्टडी जो हम करते हैं, कमिटमेंट, जो भी टीम फैसिलिटी कमिटमेंट करते हैं, ये डॉक्यूमेंट 2-3 डॉक्यूमेंट ये मेन होते हैं। ये भी हम एक्सेल में भर के देखते हैं, पूरी एक्टिविटी को हम समझते हैं। उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट फेज 3rd फेज में प्रोसेस की डिजाइन की डेवलपमेंट करते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ जैसे टूल, फिक्चर्स, डाई, मोल्ड का टूल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो पूरा टूल मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट को हम प्रिपेयर करेंगे, इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये टूल मैनेजमेंट की डाई है ना। टूल मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी पूरी डिटेल्स, तो एक एक डिटेल हम समझते हैं, पूरी डिटेल में समझते हैं। PPAP की बात करें तो PPAP की कब कब रिक्वायरमेंट है तो हमने समझ ही लिया था। लेवल 5 लेवल होती है, ये भी समझ लिया था। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी समझ लिया था हमने। इसमें हम देखो पूरा इंजीनियरिंग चेंज लेवल कैसे बनाते हैं, ये पूरी कैसे फिल करते हैं, पूरा समझते हैं। कंट्रोल प्लान कैसे बनाते हैं, ये भी हम समझते हैं एक्टिविटी को।
ये सारे डॉक्यूमेंट हम एक्सेल में समझते हैं। पार्ट सम वारंट, ये सारे डॉक्यूमेंट एक्सेल में हम समझते हैं। एफएमई है, एफएमई की बात करें तो ये 7 स्टेप अप्रोच पे बात करता है। जो न्यू एफएमई आया है तो इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं। ये फॉर्मेट दिया है, कैसे फॉर्मेट फिल करते हैं, एक्सेल में फॉर्मेट फिल करके देखते हैं। ये 7 स्टेप अप्रोच होता है। तो पहला स्टेप होता है सिस्टम एनालिसिस, और सेकेंड ऑप्शन होता है फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशंस, रिस्क कमिटमेंट। तो जो ठीक है, जो रिस्क कमिटमेंट, ये 5 सेक्शन होते हैं, इसमें सब 7 स्टेप होते हैं। तो ये पूरा हम डिटेल में समझते हैं कि एमएसए की बात करें तो एमएसए वायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी एक्टिविटी करके देखते हैं, कि एक्टिविटी को समझते हैं। ये एक्सेल सीट में कैसे फिल करते हैं पूरा ये समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद एसपीसी को हम पूरा डिटेल में बनाते हैं, पूरा कंट्रोल चार्ट्स, पीपीपी के और सीएम के, है ना, ये सारी एक्टिविटी हम करके देखते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं। और ये ग्राफ भी एक्सेल में बना के देखते हैं, और सारी एक्टिविटी हम ये समझते हैं। कुछ एक्टिविटी हैं जैसे 7 किसी टूल की, ये भी हम समझते हैं। ये पूरे ग्राफ आपको प्रोवाइड भी कराए जाते हैं एक्सेल में, और एक्सेल में आप बना भी सकते हैं ये। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी हैं आपकी, ये भी आप कर सकते हो। ओके।